अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखा था। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। Revenue reforms were very important reforms during Salar Jung as the revenue played an important role in increasing states' income. यहाँ पर रेवेन्यू मतलब क्या? आमदनी, यानी कि हुकूमत को जैसे कि ज़राअत है या फिर दूसरे इंडस्ट्रीज़ वगैरह थे तो उससे हासिल होने वाली आमदनी में इजाफा हो रहा था या फिर कमी हो रही थी, यानी नफ़ा हो रहा था या फिर नुकसान हो रहा था, उसको समझने के लिए रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए गए। तो सालार जंग ने इन रेवेन्यू रिफॉर्म्स के ज़रिए जो भी हमारे स्टेट का इनकम था उसको इंक्रीज़ किया। हमारे स्टेट मतलब उस दौर के हैदराबाद स्टेट को। He reconstituted revenue system in 1864 to 1865. In those days, the contractors were the middlemen between the government and the farmers who used to pay taxes. तो यहाँ पर सालार जंग ने क्या किया? 1864 से 1865 के दौरान उन्होंने रेवेन्यू जो सिस्टम था उस दौर का उसको दोबारा तश्कील दिया। उस वक्त क्या होता था, जैसे कि हमको पता है गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स लिया करती थी। किन से? ज़मींदारों से या फिर जो भी काश्तकार है उन सब से टैक्स वसूल करती थी। तो उस दौर में जो गवर्नमेंट्स फार्मर्स या फिर दिगर काश्तकारों से जो टैक्स वसूल करती थी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं करती थी, बल्कि बीच में एक मीडिएटर हुआ करता था, यानी कि मिडिल मैन। वो क्या करता था, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होकर फार्मर से टैक्स लेकर गवर्नमेंट के हैंड ओवर करता था। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर से टैक्स नहीं लेती थी, बल्कि बीच में एक आदमी हुआ करता था जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता था। ये कब होता था? जब तक सालार जंग के रेवेन्यू रिफॉर्म्स नहीं आए थे, उससे पहले की बात है ये। ठीक है, क्लियर? The contractors exploited the innocent farmers. Salar Jung observed this system of middlemen and completely changed it. तो सालार जंग ने क्या किया? ये जो सिस्टम था इसको कम्प्लीटली चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की वजह से जो छोटे काश्तकार थे जिनके पास कम ज़मीनात थी उनको बहुत नुकसान पहुंच रहा था, और वो जो बीच के मीडिएटर्स थे वो उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो बीच में मीडिएटर है उन लोगों का हो रहा था, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा था और जो छोटे फार्मर्स हैं उनका भी नुकसान हो रहा था। तो सालार जंग ने क्या किया? इस सिस्टम को ही बदल दिया। He made a new revenue policy called Jilabandi policy. According to this policy, Salar Jung divided the Nizam state into 17 revenue districts and each district into 5 regional councils. तो यहाँ पर सालार जंग ने क्या किया? एक नई रेवेन्यू पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम क्या था? जिलाबंदी पॉलिसी। और उस पॉलिसी में क्या किया गया? जो भी निज़ाम स्टेट है उसको 17 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स, 17 रेवेन्यू अजला में डिवाइड कर दिया गया और हर एक ज़िले में 5 रीजनल काउंसिल्स हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, रीजनल रेवेन्यू जोन्स। फर्स्ट, नॉर्दर्न रीजन निज़ामाबाद करीमनगर एरियाज। सेकेंड, सदर्न रीजन गुलबर्गा शोलापुर रायचूर एरियाज। थर्ड, वेस्टर्न रीजन बिदर नांदेड़ एरियाज। फोर्थ, ईस्टर्न रीजन वरंगल नलगोंडा खम्मम एरियाज। फिफ्थ, नॉर्थ वेस्ट रीजन औरंगाबाद एंड नेबरहुड एरियाज। तो यहाँ पे जो 5 रीजन्स थे तो सब में पहले जो शुमाली इलाका था उसमें कौन से अजला थे? निज़ामाबाद और करीमनगर का एरिया। नेक्स्ट, जो जुनूबी इलाका था उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे? गुलबर्गा शोलापुर और रायचूर के एरियाज। नेक्स्ट, जो मगरिबी इलाका था उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स थे? बेदर नांदेड़ का एरिया। और जो मशरक़ी इलाका था उसमें था वरंगल नलगोंडा खम्मम का एरिया। और जो शुमाल मगरिबी इलाका था उसमें था औरंगाबाद और उसके जो मुंसलिक करीबी एरियाज है वो तमाम नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे। Each region is governed by a सूबेदार who was responsible for the collection of land taxes in the district. अब यहाँ पर क्या किया गया? रीजन्स तो बनाए गए, उसके साथ साथ इस रीजन को संभालने के लिए एक सूबेदार को भी रखा गया और वो सूबेदार इसका जिम्मेदार था कि लैंड से जो भी टैक्सेस है वो कलेक्ट कर लाए। नेक्स्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। In 1864, Salar Jung constituted a revenue board comprising of president and 4 members to regulate the revenue in the state.
They were authorized to taxes for agriculture, business, export and import, stamp duty, roads and local bodies. 1864 में सालार जंग ने क्या किया, रेवेन्यू बोर्ड बनाया और उस रेवेन्यू बोर्ड में एक सदर और 4 दीगर मेंबर हुआ करते थे जो स्टेट के अंदर जो भी रेवेन्यू सिस्टम है उसको देखते थे। उनको चंद जिम्मेदारियां दी गई थी जैसे कि टैक्स वसूल करना, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी है वो देखना, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और स्टैम्प ड्यूटी या फिर रोड्स वगैरह बनाना, ये तमाम ड्यूटीज इनको दी जाती थी। The revenue board was empowered to waive tax up to 200, but this board was cancelled in 1867 and it was replaced by Sadar Mahake Amal Guzari, a central revenue department, Mohatamim and Rukun. It was also cancelled in 1868 and Salar Jung created revenue ministry. तो पहले क्या किया गया, रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया और उसके ज़रिए 200 रुपये टैक्स लिया जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1867 में इस बोर्ड को कैंसिल कर दिया गया और इसकी जगह एक दूसरे बोर्ड ने ले ली जिसे कहा गया सदर महके अमल गुजारी, और ये एक सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन गया जिसका हेड हुआ करता था एक ऑफिसर, उसे कहा जाता था मोहतमिम या फिर रुकन। लेकिन 1868 में इसको भी कैंसिल कर दिया गया सालार जंग के ज़रिए और फिर सालार जंग ने क्रिएट किया रेवेन्यू मिनिस्ट्री। क्या हुआ यहाँ पर, पहले क्या बना, रेवेन्यू बोर्ड बना, फिर उसके बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद में आखिरकार रेवेन्यू मिनिस्ट्री बनी। सालार जंग रिमूव्ड ऑक्शन सिस्टम एंड द मिडिलमैन हु यूज्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जैसा कि हमने पढ़ा, जो मिडिलमैन सिस्टम था वो कैंसिल कर दिया गया था सालार जंग के जरिए। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू रैयतवारी पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट लिंक टू फार्मर्स विद गवर्नमेंट। सालार जंग ने एक नई पॉलिसी निकाली, रैयतवारी निज़ाम, जिसके ज़रिए फार्मर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट से अपने टैक्स दिया करते थे। द फार्मर्स वर गिवन राइट्स ऑन देयर लैंड्स, जो भी ज़मीनात थी उन पर डायरेक्टली हक दे दिया गया किसानों को। इनाम लैंड सिस्टम वॉज कैंसल्ड एंड लैंड टैक्सेशन फॉर एवरी 30 ईयर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जो इनाम लैंड्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया और जो लैंड टैक्सेशन था उसकी मुद्दत कर दी गई 30 साल। Agricultural lands were measured, boundaries were settled and recorded carefully. Land tax was decided which was to be renewed every 30 years based on area of cultivation and the area of land. जो भी ज़राती ज़मीनें थी उनको क्या किया गया, मेजर किया गया, मतलब कितना एरिया है देखा गया, बाउंड्रीज बनाई गई और उसको एक रिकॉर्ड करके दर्ज किया गया। और जो लैंड टैक्सेशन हुआ करता था वो हर 30 साल में एक बार फिर से दोबारा तश्कील किया जाता था, यानी कि रिन्यूड किया जाता था, दोबारा से देखा जाता था। और किस बेस पर कि वो जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है, कितना लैंड है, कितना एरिया है, उस हिसाब से 30 साल में एक बार फिर दोबारा से रिन्यूड किया जाता था। Land tax was allowed to pay either in cash or grains. In 1875, Salar Jung established Survey Settlement Department to survey land. He cancelled inams to government employees and paid salary to them. और क्या चेंजेस लाए यहाँ पर सालार जंग ने, जो टैक्स हुआ करता था अब वो या तो पैसों में या फिर जो भी अजनास उगाए जा रहे हैं उसके ज़रिए दे सकते थे वो लोग। और 1875 में सालार जंग ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट, जिसके ज़रिए जो भी ज़मीनात थी उसका सर्वे किया गया। और गवर्नमेंट के ज़रिए जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हुआ करते थे उनको पहले इनाम दिया जाता था, ज़मीनात वगैरह, लेकिन अब वो कैंसिल किया गया और उसके बजाय उनको सैलरीज देना शुरू किया गया। He encouraged sincerity and skill among the employees and removed the employees who were charged with indulging in bribes and also made the public free from collection of taxes forcibly, imposing punishment and illegal fines. जो भी एम्प्लॉयज़ गलत कामों में मुलविस थे जैसे कि रिश्वतखोरी वगैरह, उनको निकाल बाहर किया गया और साथ ही साथ पब्लिक से जो फोर्सफुली टैक्स कलेक्शन किया जाता था वो भी बंद किया गया। क्लियर, तो ये थे रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे लॉ रिफॉर्म्स क्या थे। लॉ रिफॉर्म्स, सालार जंग मेड स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स टू कंट्रोल एंटी सोशल एलिमेंट्स इन द सोसाइटी. Courts were established at तालुका level and district level. He appointed judges, munsif and mir adil
along with talukadars. He established 3 courts in the city. Public were allowed to appeal the district court judgments to the higher court, namely Adalate Padoshahi in Hyderabad with a chief justice and 4 judges. This court was empowered to punish the criminals with the exception of death sentence and lifetime imprisonment. निज़ाम स्टेट में होने वाले जो भी गैर समाजी सरगर्मियाँ थीं उनको रोकने के लिए सालार जंग ने लॉ रिफॉर्म्स लेकर आए। इस तरह से किया गया तो देखिए तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स बनाए गए और वहाँ पर जजेस को मुकर्रर किया गया। उसे कहा गया मुंसिफ और मीर आदिल। सिटी के अंदर 3 कोर्ट्स बनाए गए और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के साथ साथ हायर कोर्ट्स भी बनाए गए जिसको कहा गया अदालते पदोशाही और ये हैदराबाद में था और इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और साथ में 4 जजेस हुआ करते थे। फांसी और उम्र कैद के अलावा दीगर तमाम पनिशमेंट्स वो यहाँ पर दिया करते थे। There were 2 special civil courts, Vajungi Diwani Adalat and Artha Diwani Adalat, and 1 criminal court, Sanja Daya Adalat, to look into the cases in Hyderabad city only. The Chief Justice was called as Nazia. In 1862, a law secretariat was established headed by the Prime Minister to coordinate all the courts. There was a drastic change in the implementation of punishments which had an inner social concern. Serious punishments like removal of body parts were abolished and the convicted were punished with severe imprisonment. हैदराबाद सिटी के अंदर 2 स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए सिविल कोर्ट्स जिसका नाम था बजोंगी दीवानी अदालत और अर्था दीवानी अदालत। ये 2 सिविल कोर्ट्स थे और इसके साथ साथ एक क्रिमिनल कोर्ट भी बनाया गया जिसे कहा गया शांजादार अदालत और ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद सिटी के अंदर तक ही महदूद थे। और यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हुआ करता था उसे कहा जाता था नाजिया। इसके बाद 1862 में एक लॉ सेक्रेटरीट भी बनाया गया और उसके हेड कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या करते थे? जो तमाम कोर्ट्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते थे। इन कोर्ट्स में क्या किया गया? जो भी पनिशमेंट्स दिए जाते थे उनमें कुछ तब्दीलियां लाई गई, जैसे कि पहले जिस्मानी अज़ा को काट दिया जाता था लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया पूरी तरह से और उसके बजाय क्या किया गया? कैद की सज़ा दे दी गई। ये थे लॉ रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंशाल्लाह।